तो आपका आगे वी इनर प्रोडक्ट वीजे इक्वल टू अल्फा जे और अल्फा जे और वीजे इनर प्रोडक्ट वीजे 1 हो गया, तो दैट मीन्स अल्फा जे। तो वी गेट अल्फा जे इक्वल टू वी इनर प्रोडक्ट वीजे फॉर ऑल जे इक्वल टू 1 to n। ये आप आ गए। अब आगे वाला गायब हो गया, कुछ और लिखा था फिर, हमें लग रहा है कुछ गायब हो गया। चलो अच्छा फिर से लिख दे रहा हूँ। नाउ v इक्वल टू अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा n vn और अल्फा 1 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर अल्फा जे ये जे इक्वल टू 1 रखो तो अल्फा 1 आपका आ गया v इनर प्रोडक्ट v1 अल्फा 2 क्या आ जाएगा v इनर प्रोडक्ट v2, यहाँ जब 2 रखोगे v इनर प्रोडक्ट v2 वेक्टर v2 और प्लस डॉट 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 अल्फा n क्या आ जाएगा, j इक्वल टू 1 रखोगे तो v इनर प्रोडक्ट vn। तो v जो यानी किसी वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर आर्थो नॉर्मल बेसिस पता है तो आप जनरल वेक्टर लिए हो v का और वो v1 v2 v3 के जनरल वेक्टर लिए हो v का और v1 v2 vn के फॉर्म में लिखे हो। स्केलर कैसे आ रहा है, v का पहले वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां लिखे थे a इक्वल टू a1 i कैब a2 j कैब प्लस a3 k कैब। a को लिख सकते थे a1 i कैब a2 j कैब और प्लस a3 k कैब। वही बात है, सेम वही चीज। तो जब आपका v1 v2 vn आर्थो नॉर्मल बेसिस है, स्केलर क्लियर कट क्या आएगा, जब v1 v2 vn आपकी आर्थो नॉर्मल बेसिस है तो जब v को बेसिस के फॉर्म में लिखोगे तो जो स्केलर्स आएंगे वो क्या आएगा, v का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट, जैसे यहां आ रहा है i j के आपका आर्थो नॉर्मल बेसिस है R3 का। पहला वाला क्या आ रहा है, a का ये a का a है, a का i के साथ डॉट प्रोडक्ट a डॉट i कैप, वही आपका a1 हुआ। फिर a का j के साथ डॉट प्रोडक्ट a डॉट j कैप, वो आपका a2 हो गया। a का k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट a डॉट k कैप a3 हो गया। वही काम यहाँ, तो जब आपका v1 v2 vn आर्थो नॉर्मल बेसिस है तो जब v को v1 v2 vn के फॉर्म में लिखोगे तो हमेशा स्केलर क्या आएगा, v का v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ क्या बोलते हो इनर प्रोडक्ट स्पेस में, इनर प्रोडक्ट। दूसरा क्या आएगा, जब v2 के साथ जो स्केलर आएगा तो v का v2 के साथ इनर प्रोडक्ट। जब vn का कोफिशिएंट लिखोगे, स्केलर लिखोगे तो v का vn के साथ इनर प्रोडक्ट। लेकिन ये तभी लिख सकते हो जब आपका v1 v2 vn स्टैंड, जब आपका v1 v2 vn इनर आर्थो नॉर्मल बेसिस हो। जो आप ये लिख पा रहे हो v को इस फॉर्म में, ये आप तभी लिख पा रहे हो जब आपका गिवन है कि v1 v2 vn आर्थो नॉर्मल बेसिस है। पहली ही लाइन माने हो कि सपोज दैट v1 v2 vn इज आर्थो नॉर्मल बेसिस। ये हमेशा नहीं लिख सकते कि कोई बेसिस दे दिया और आप ऐसे लिख ले रहे हो, ठीक है। ये तभी लिख पाओगे v को इस फॉर्म में जब आपका v1 v2 vn आर्थो नॉर्मल बेसिस बना रहे हो, आर्थो नॉर्मल बेसिस के एलिमेंट, ठीक। नाउ तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर आपको चाहिए क्या, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू, जब भी ऐसा आए तो इसका मतलब v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर सिंपल मतलब जो है तुरंत अगली लाइन यही लिखोगे, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट। और v आपका क्या है, समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा i vi। यहां से देखो ऐसे समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा n vn। तो v आपका क्या है, समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा i vi। दूसरा वाला v भी क्या लिखोगे, यही लिखोगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूं जब सेम चीज है तो सेम इंडिसेज नहीं लिखोगे, इंडिसेज बदल दोगे। यहां क्या लिख दोगे, j फ्रॉम 1 to n अल्फा j vj है, दोनों यही चीज। जब खोलोगे तो यही निकल के यहां से भी आएगा और यहां से भी खोलोगे तो यही निकल के आएगा। लेकिन जब दो सेम चीज होती है तो इंडिसेज बदल के लिखते हैं,
ये कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। वो तो मान लो सीक्वेंस की वजह से सब गड़बड़ होता है, ठीक है सीक्वेंस की वजह से। इनर प्रोडक्ट, जब आप इसको खोलोगे तो खोलने के बाद आपका क्या आएगा, पहले से स्केलर बाहर आएगा अल्फा आई, और दूसरे से स्केलर बाहर आएगा अल्फा जे बार, और समेशन आई फ्रॉम 1 to n, समेशन जे फ्रॉम 1 to n, ठीक है। यहाँ से स्केलर बाहर आया अल्फा आई, यहाँ से स्केलर बाहर, दूसरे से जब आएगा तो बार करके आएगा अल्फा जे बार, और दोनों समेशन, समेशन आई वेरी कर, समेशन आई फ्रॉम 1 to n, समेशन जे फ्रॉम 1 to n, और वी आई का वी जे के साथ इनर प्रोडक्ट, वी आई इनर प्रोडक्ट वीजे। इसको खोलने पे इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी लगाओगे तो यही आएगा, जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लगाने पे यही निकल के आएगा। इसको न समझ में आए वो दो वेक्टर यहाँ लिख ले, दो वेक्टर यहाँ लिख ले, खोले इसी जैसा बनेगा, ठीक है, इसी जैसा बनेगा। यहाँ से स्केलर बाहर किए अल्फा आई, यहाँ से स्केलर बाहर किए अल्फा जे, लेकिन टर्म इसमें n टर्म है, यहाँ खुद n टर्म है, यहाँ खुद n टर्म है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समेशन आई फ्रॉम 1 to n, समेशन जे फ्रॉम फ्रॉम 1 to n, और फिर वेक्टर क्या है वी आई का वीजे के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, वी आई का वीजे के साथ इनर प्रोडक्ट। यही लाइन लड़के सालों साल नहीं समझते, ये कैसे लिख देता है टीचर, तो ऐसे लिखता है क्योंकि जब आप देखते हो मान लो दो के लिए लिखते हो अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2, और यहाँ भी आप लिखते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, आपके चार टर्म आएंगे निकल के। अल्फा यहाँ से आपका क्या आएगा अल्फा 1 बार, जब पहला पहला खोलोगे अल्फा 1 बार v1 इनर प्रोडक्ट v1, और जब दूसरे के साथ करोगे तो अल्फा 1 इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 v, सॉरी अल्फा 1 अल्फा 2 बार, इसको उठाए दोनों के साथ करोगे, ठीक है, तो अल्फा 1 बार v1 इनर प्रोडक्ट v1, अल्फा 1 अल्फा 2 बार v1 इनर प्रोडक्ट v2, और प्लस दूसरा वाला उठाओगे अल्फा 2 v2 का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट, और यहाँ से अल्फा 1 बार भी बाहर आएगा, अल्फा 1 बार अल्फा 1 बार v2 v1, और प्लस जब दूसरा वाला दूसरा खोलोगे तो अल्फा 2 बार v2 इनर प्रोडक्ट। तो जब यहाँ पे आपके दो दो टर्म है तो कुल टोटल कितने टर्म आ रहे हैं, चार टर्म। जब आपके यहाँ n टर्म है, n टर्म टोटल इसमें कितने टर्म आ रहे होंगे, n स्क्वायर टर्म, चार टर्म, यानी n आई भी वेरी कर रहा है 1 से लेकर के, और जे भी वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, दोनों में वेरिएशन है, ठीक है, ठीक है। तो अल्फा 1 को इसके साथ रखे दो टर्म, इसको इसके साथ रखे दो टर्म, वैसे हर टर्म के साथ जब वहां रखोगे, एक पहले टर्म के साथ n टर्म, दूसरे टर्म के साथ n टर्म, ऐसे 90 टर्म के साथ n टर्म, तो आपके कुल कितने टर्म आएंगे, पहले टर्म के साथ दो टर्म, पहले टर्म के साथ दो टर्म, फिर दूसरे टर्म के साथ भी दो टर्म, यहां से देखो ना दूसरे टर्म के साथ भी दो टर्म, टोटल कितने टर्म आ रहा है, 2 दूना 4 टर्म। तो पहले तुम कभी बताते तो ही लास्ट में हो n स्क्वायर टर्म, तो n स्क्वायर टर्म आएंगे कि और सोच के बताओ कितने टर्म आएंगे, n स्क्वायर आएंगे कि n पे पावर n आएंगे, हाँ हाँ n की पावर n। I from 1 to n summation j from समेशन j फ्रॉम 1 to n अल्फा आई अल्फा जे बार, और वी आई वी जे आर्थो नॉर्मल बेसिस के एलिमेंट हैं, तो डेल्टा आई जे प्रोड्यूस कर देगा, डेल्टा आई जे आर्थो नॉर्मल बेसिस के एलिमेंट है, डेल्टा आई जे। अब आपको पता है कि डेल्टा आई जे या तो 1 होगा या तो 0 होगा, जब i बराबर j होगा तो 1, जब i नॉट इक्वल टू j होगा तो 0, तो केवल i j को भी i कर दो, या i को j कर दो या j को i, दोनों स्वतंत्र हो, तो j को भी i कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, केवल समेशन i फ्रॉम 1 to n, और j वाला गायब हो गया, अल्फा i
अल्फा आई बार डेल्टा आई आई, डेल्टा आई आई। जे को आप 1 रख दिए, जे को आप आई रख दिए, जे को आप आई रख दिए, तो जे वाला टर्म अब गायब हो गया, तो वो समेशन खत्म। ठीक है, जे आपका गायब हो गया, जे को आप आई रख दिए, तो यहाँ जे आपका आई रखे तो अल्फा आई बार आ गया, और यहाँ डेल्टा आई आई आ गया। और जब जे गायब हो गया तो जे वाला समेशन खत्म, आई फ्रॉम 1 to n, ये इतना बचेगा केवल, बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगे, बाकी समेशन में जितने टर्म आएंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। और दिस इज नथिंग बट आई फ्रॉम 1 to n, डेल्टा आई आई आपका 1 होगा। अल्फा आई बार का मतलब क्या, मॉड ऑफ अल्फा आई का स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड जेड बार क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर। अब अल्फा आई आपका क्या होगा, आई फ्रॉम 1 to, आप देख चुके हो अल्फा जे आपका क्या है, वी इनर प्रोडक्ट वी जे, सब आप ऊपर कर चुके हो, वी इनर प्रोडक्ट वी जे, यही तो है, फॉर ऑल जे इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो अल्फा आई आपका क्या होगा, जब अल्फा जे ये है तो अल्फा आई क्या होगा, वी वी इनर प्रोडक्ट वी आई का मॉडुलस का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। तो जनरल एलिमेंट वी का लिए और दिखा दिए नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू ए, समेशन आई फ्रॉम 1 to n, मॉडुलस ऑफ वी का इनर प्रोडक्ट वी आई के साथ स्क्वायर, स्क्वायर कैसे आया ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कन्वर्सली सपोज दैट नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम, अब की बार ये मान के चलोगे और दिखाना होगा कि वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट वी वी आई का मॉडुलस का स्क्वायर फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी, ये आपके पास दिया गया है। तो आपको दिखाना आपकी बार, वी हैव टू शो दैट इस बार क्या दिखाना है कि यस जो आपका दिया गया है v1 v2 vn क्या है, यस दिया क्या गया है हाइपोथेसिस में, आर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, आर्थ दिखाना क्या है आपको, आर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये जो आर्थोनॉर्मल सेट है इसको दिखाना कि आर्थोनॉर्मल बेसिस है, इज एन आर्थोनॉर्मल बेसिस, आर्थोनॉर्मल बेसिस सिंस एवरी आर्थोनॉर्मल सेट, ये प्रूव कर चुके हो, सिंस एवरी आर्थोनॉर्मल सेट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, कोई भी आर्थोनॉर्मल सेट लोगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर वो एलआई होता है, ये बात कल ही प्रूव हुई है, इज एलआई, लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आर्थोनॉर्मल सेट है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यू हैव द प्रूफ इन योर कॉपी। तो यस आपका क्या है, आर्थोनॉर्मल सेट, और आर्थोनॉर्मल सेट एलआई, तो यस आपका फिर क्या हो गया, एलआई, यस इज एलआई। अब क्या दिखाना होगा, एलआई हो गया, बेसिस होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, जनरेटिंग। ठीक है, जनरेटिंग कैसे दिखाओगे, लेट V बिलोंग्स टू V, इसको दिखा दिया जाए कि ये V1 V2 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन है, V1 V2 Vn का लीनियर। जनरल एलिमेंट लिए, अब हमारा टारगेट है कि V इस V1 V2 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। तो लेट x इक्वल टू, आप x V लेके चल रहे हो जनरल एलिमेंट, अब x बना रहे हो, x इक्वल टू V माइनस समेशन I फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई, V लेके चल रहे हो और आपके पास वी आई है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो अल्फा आई आई। अब आपका बताओ, अगर x जीरो आ जाए एनी हाउ,
x 0 आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा, फिर जो x मान्य हो, किसी तरह ये दिखा दो कि x 0 हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू i फ्रॉम 1 to n अल्फा i वी आई। और जब ही ऐसा आ जाएगा इसका मतलब v इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, और फिर जनरेट कर देगा, कहानी है। तो आपको टारगेट क्या है कि नेक्स्ट टारगेट क्या है, x को 0 दिखाना, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लेके जब भी ऐसा है तो क्या करोगे, नाउ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लेके चलते हैं, मींस एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, और एक्स की जगह जो है वो रख दो, तो v माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई, और फिर इस x की जगह ये v माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई, एक्स की जगह रख दिए। अब इस इनर प्रोडक्ट को खोलो, इनर प्रोडक्ट को खोलना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो आपका क्या आएगा, पहला पहला करोगे फर्स्ट का फर्स्ट के साथ v इनर प्रोडक्ट v, और फिर इसका सेकंड के साथ करोगे सेकंड के साथ, तो क्या आएगा, प्लस v इनर प्रोडक्ट माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई, सेकंड के साथ ये हो गया, प्लस सेकंड वाला उठाओगे और फर्स्ट के साथ करोगे तो इनर प्रोडक्ट माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई का पहले के साथ v के साथ, प्लस अब की इसका दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई समेशन, ये भी माइनस ही है, माइनस के साथ है, माइनस i फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई। खोलने पे यही आएगा और कुछ आना ही नहीं है, 4 टर्म आएंगे खोलने पे, दो यहाँ से 2 स्क्वायर, 2 पे पावर 2, ये समझो 2 पे पावर 2, 4 टर्म आएंगे, एक को दोनों के साथ खोले फिर दूसरे को दोनों के साथ खोले। तो फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, वी इनर प्रोडक्ट वी नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। सेकेंड टर्म से आपका क्या आ जाएगा, माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n, समेशन है ना ये, n टर्म आएंगे, तो आई फ्रॉम 1 to n, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो अल्फा आई बार, अल्फा आई बार, और बचेगा उसके साथ क्या, आप स्केलर बाहर कर लो, समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई बार v का वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट, v का वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट। यहां से क्या आएगा, यहां से फिर आपका समेशन है तो स्केलर बाहर आएगा, समेशन i फ्रॉम 1 to n, जिसको न समझ में आए वो 2-4 टर्म खोल के लिख के देखे, यही आता है, ठीक है, उसका i फ्रॉम 1 to n, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपका अंतिम मंत्र आप जान ही रहे हो, अल्फा आई वी आई इनर प्रोडक्ट वी आई, वी आई का v के साथ इनर प्रोडक्ट, यहां से बाहर कर लिए इसके, चूंकि पहले कोऑर्डिनेट से बाहर कर रहे हो तो बार के साथ नहीं आएगा सीधे, और वी आई का v के साथ इनर प्रोडक्ट, और समेशन पड़ा रहेगा, कि समेशन यहाँ है, तो इसका भी काम तमाम। अब इसकी जगह क्या लिखोगे, प्लस, यहां से माइनस बाहर कर लोगे, यहां से प्लस। मैं बार बार कहता हूं जब दोनों सेम ही चीज हो तो इंडिसेज बदल दो, ठीक है, इंडिसेज बदल दो, इसको j फ्रॉम, यहां से माइनस बाहर कर लिए, यहां से माइनस, समेशन इनर प्रोडक्ट अल्फा आई वी आई, आई फ्रॉम 1 to n j फ्रॉम 1 to n। मजेदार बात अभी आपको बता रहा हूं कि आपका आंसर अगर नहीं बदलोगे तब भी आ जाता है, लेकिन आप नंबर अगर 5 नंबर का है तो आपको टीचर 2 नंबर देगा, अगर ये काम नहीं किए, नहीं बदले इंडिसेज तभी भी आपका आंसर आ जाता है, नहीं किए तो वो समझेगा आपको कुछ भी समझ में आया नहीं है, आप सेम है, क्योंकि आप सीधे फिर वी आई इनर प्रोडक्ट वी आई लिख दोगे, उसमें डिफरेंट वाला आएगा ही नहीं, डिफरेंट वाला आएगा ही नहीं, सेम सेम वाला पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जब सेम टाइप हो और दोनों में समेशन हो तो समेशन का इंडिसेज एक में चेंज कर दो, अगर एक में आई लिख रहे हो तो एक में जे लिख दो, अगर सपोज आई लिखते ना तो सीधे आपका वी आई इनर प्रोडक्ट वी आई आता है, यही तो आता वी आई इनर प्रोडक्ट, तो आपका डिफरेंट वाले टर्म तो आते ही नहीं, कि वी आई जो डिस्टिंक्ट वाले हैं वी आई वी जे वाले वो तो गायब हो जाएंगे फिर आपके।
तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई क्या है प्रियांशु, कर चुके हो? अल्फा आई इज नथिंग बट वी का वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट। अल्फा आई की जगह लिख दिए। अल्फा आई की जगह ये रखे तो इसका बार हो गया, और वी इनर प्रोडक्ट वी आई, और माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई की जगह फिर लिख दिए वी वी आई, लेकिन यहाँ सीधे अल्फा आई है तो बार लगाना नहीं है, वी आई इनर प्रोडक्ट वी। और लास्ट टर्म से क्या आएगा आपका, समेशन आई फ्रॉम 1 to n समेशन जे फ्रॉम 1 to n अल्फा आई अल्फा जे बार वी आई का इनर प्रोडक्ट वी आई का इनर प्रोडक्ट वी जे के साथ। दैट इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस, ये देखो वी वी आई और उसी का कॉन्जुगेट जेड जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड का बार मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड जेड बार मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड, इसके मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। तो समेशन आई फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ वी इनर प्रोडक्ट वी आई का स्क्वायर, इसकी जगह क्या आया, जेड जेड बार है तो मॉड जेड स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा प्रियांशु, वी वी आई है ही, जब यहाँ पलटोगे क्या आएगा आपका, वी वी इनर प्रोडक्ट वी आई, लेकिन बार आ जाएगा, और फिर इसी चीज का बार है यहाँ पे जेड जेड बार, फिर यहां से भी आपका क्या आ जाएगा, आई फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट वी वी आई का स्क्वायर में समझना, क्योंकि जब आप उसको करोगे वी वी आई का इनर प्रोडक्ट और दूसरे टर्म को रिवर्स करोगे जब, तो वी वी आई का बार आ जाएगा, जब जेड जेड बार आएगा तो मॉड जेड का स्क्वायर मॉड वी वी आई का स्क्वायर, यही तो मैं ये लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ उल्टा किए बार आएगा, फिर इसका जेड जेड का जेड 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 बार मॉड जेड स्क्वायर, तो ये तीसरा टर्म आपका हो गया, तीसरा टर्म की जगह ये आ गया। और लास्ट टर्म की जगह ये तो कई बार कर चुके हो, फिर वही है, इसकी जगह डेल्टा आई जे लिख दोगे, मीन्स आपका डेल्टा आई जे लिखोगे तो आपका क्या आएगा, आई फ्रॉम 1 to n जे फ्रॉम 1 to n अल्फा आई अल्फा जे बार डेल्टा आई जे, क्योंकि ये आपका आर्थोनॉर्मल सेट है, जो आपका यस है वो आर्थोनॉर्मल सेट तो है। आर्थोनॉर्मल सेट में क्या होता है, वी आई वी जे का इनर प्रोडक्ट डेल्टा आई जे, मतलब सेम होगा तो 0, सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0, क्योंकि यस दिया गया आर्थोनॉर्मल सेट है। तो आर्थोनॉर्मल सेट की डिफिनेशन ये क्या आती है कि सेम तो 1, डिफरेंट तो 0, तो डेल्टा आई जे लिख दिए, वी आई जे वी आई का वी जे के साथ इनर प्रोडक्ट डेल्टा आई जे हो गया। दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट वी वी आई का स्क्वायर माइनस आई फ्रॉम 1 to n वी इनर प्रोडक्ट वी आई का स्क्वायर, ये इसकी जगह, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये बार छूट रहा है यहाँ पे अल्फा जे बार, जब j इक्वल टू आई रखोगे, j इक्वल टू आई रखोगे, आपका बचेगा केवल समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई बार, जहां j है वहां आई लिख दिए, तो j वाला समेशन गायब हो जाएगा, सिर्फ आई बचेगा, आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई बार डेल्टा आई, और डेल्टा आई आपका क्या हो जाएगा 1, हटा दो सीधे खत्म, 1 हो गया वो अल्फा आई बार। So that is nothing but norm of v square minus summation I from 1 to n modulus of inner product v v I का स्क्वायर माइनस I from 1 to n इनर प्रोडक्ट v v I के मॉडुलस का स्क्वायर और प्लस I from 1 to n अल्फा I आपका क्या है
वी आई इनर प्रोडक्ट, अल्फा आई हमेशा याद रखो, वी का वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट। अगर आर्थोनॉर्मल बेसिस है और वी वेक्टर लेके चल रहे हो तो वी इनर प्रोडक्ट वी आई आपको अल्फा आई दे देगा, ठीक है। और अल्फा आई बार मीन्स इसी का बार, वी इनर प्रोडक्ट वी आई का बार, जहां जहां अल्फा आई है वो लिख दिए। अब देखोगे लास्ट की जो तीनों चीजें वो सेम है, ये भी आपका मॉडुलस ऑफ वी वी आई का स्क्वायर ही है, तो इसको इससे कैंसिल कर दिए, इससे कैंसिल कर दिए, आपका बचा केवल क्या, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n मॉडुलस ऑफ वी इनर प्रोडक्ट वी आई का स्क्वायर। और हाइपोथेसिस में आप मान के क्या चल रहे हो, ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो घटाने क्या आएगा, 0। इसका मतलब आप पा गए नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लेके चले वो 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ लिख देना बाई आवर सपोजिशन, तो आप सपोज कर रहे हो, कन्वर्सली सपोज दैट ये इसके बराबर ये सपोज किए हो, जब बराबर है तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल, किसी का स्क्वायर 0 है तो वो 0 होगा, और किसी वेक्टर का नॉर्म 0 है तो वेक्टर 0 होगा। इनर प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो x इक्वल टू 0, और x आप क्या माने हो, v माइनस समेशन अल्फा आई वी आई फ्रॉम 1 to n इक्वल टू 0, यही तो x माने हो। एंड दिस इंप्लाइज v इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई वी आई। इसका मतलब v जो आप जनरल वेक्टर लिए v का, वो यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, यस के एलिमेंट का। तो दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, फुल स्टॉप के बाद लिखना दिस इंप्लाइज दैट। कभी भी जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो एक चीज और जान लो, जब आप ऐसे लिखते हो बीच में ना इंप्लाइज दैट लिखा करो, तब लैंग्वेज लिख दिया करो, दिस इंप्लाइज दैट। थोड़ा थोड़ा आप लोग लिखना भी सीखो, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, कि जो आपका यस है वो जनरेट कर दे रहा है तो वी को, क्योंकि वी का जनरल एलिमेंट यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। जो ही ऐसा होता मीन्स यस जनरेट कर दे रहा वी को, मीन्स सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज वी, और यस एल आई था ही, यस एल आई था ही, और जनरेट भी कर देते, बेसिस हो गया। और आर्थो नॉर्मल सेट ऑलरेडी लेके चल रहे थे, आर्थो नॉर्मल सेट अब प्लस बेसिस, अब क्या बन जाएगा ये, आर्थो नॉर्मल बेसिस। हेंस या 10 यस इक्वल टू v1 v2 vn इज एन आर्थो नॉर्मल बेसिस। आर्थो नॉर्मल बेसिस, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, एग्जाम में आप लिख दोगे शॉर्ट फॉर्म नंबर कटेगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, मैं भले लिबर्टी ले रहा हूँ, क्योंकि आर्थो नॉर्मल बेसिस के कुछ टीचर दूसरा मतलब वो निकाल लेंगे, ओ से ऑरेंज, एन से कुछ नोज, बी से बॉय, पता नहीं क्या क्या। एक मैडम रहती थी ऐसे परेशान करती थी सबको, जो शॉर्टकट लिख देते थे, जबकि उनको समझना चाहिए कि इनर ओ एन बी का मतलब रेफरेंस में यही होगा, लेकिन कुछ जिद्दी लोग होते हैं। दोनों साइड से प्रूव हो गया। लेट वी, ये फिर आपका पुस्तक बनना चाहिए थी, ये बन जा रहा है। पी एन इनर प्रोडक्ट इज फाइनाइट डायमेंशनल, आगे सब फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके चलोगे। पी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस आईपीएस। लेट वी with this inner product be a finite dimensional inner product space over a field F. Then every orthonormal set
ऑफ वी, अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसके अंदर ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, देन एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वी कैन बी एक्सटेंडेड टू एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी। बस रिजल्ट का जो मोर आर लेस वो एक आ रहा है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अगर फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हर आर्थोनॉर्मल सेट को एक्सटेंड किया जा सकता है आर्थोनॉर्मल बेसिस में, यानी आर्थोनॉर्मल सेट को एक्सटेंड कर सकते हो आर्थोनॉर्मल बेसिस में, ओ एन बी में। इसका एनालॉग आप वेक्टर स्पेस में ही पढ़े हो कि हर एलआई सेट को, इसका एनालॉग जो वेक्टर स्पेस में हर एलआई सेट को एक्सटेंड कर सकते हो बेसिस में, उसी का एनालॉग है इनर प्रोडक्ट स्पेस में कि हर आर्थोनॉर्मल सेट को एक्सटेंड कर सकते हो आर्थोनॉर्मल बेसिस में, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। राइट डाउन द आर्गुमेंट। इसके पीछे का जो तर्क है वो आप लोग प्रूफ बोलते हो, प्रूफ। लेट V be a finite dimensional inner product space, suppose V का dimension of V n, dimension of V is n, a finite dimensional vector, finite dimensional inner product space है, मीन्स आपका वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का होगा, उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, सपोज n है। लेट S इक्वल टू V1 x1 x2 x3 xr be an orthonormal set of inner product space V। अब इसी को एक्सटेंड करना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट है सिंस an orthonormal set in an inner product space is Li। ये बात तो, ये तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट हुआ कि नहीं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इज Li। तो कंक्लूड क्या करोगे कि S इज Li सबसेट ऑफ V, और ये पहले पढ़ चुके हो, अगर कोई भी Li सेट V का है उसको बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हो। तो बाय बेसिस एक्सटेंशन थ्योरम S can be extended to यस तो एक्सटेंड कर सकते हो ए बेसिस बी, और एक्सटेंड कर रहे हो तो ये सारे एलिमेंट तो आएंगे ही, एक चीज आप लोग यहाँ आर कर लेना, नहीं या आर या के मतलब यन, क्योंकि डायमेंशन यन मान, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन यन मान के चल रहे हो, एक्स आर कर दो, के कर दो, चाहे कर दो, मतलब कम रहे उससे कि डायमेंशन आप वी एन ले लिए हो। तो यस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस बी, यानी x1 x2 x3 xr लेना, जहाँ आर एन से छोटा है, आर लेस आर इक्वल टू एन है, ये लिखेंगे। पहले ही एन ले लोगे फिर एक्सटेंड क्या करोगे, फिर एक्सटेंड क्या करोगे बेसिस में, ठीक है। तो यस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस x1 x2 xr प्लस 1 xr प्लस 2 डॉट 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 xn, क्योंकि डायमेंशन पता है, या v ले लिया v का डायमेंशन n है। जब यस बेसिस में एक्सटेंड होगा तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, n एलिमेंट। बढ़े हुए एलिमेंट की संख्या कितनी है प्रियांशु, n माइनस आर, ठीक है, n माइनस आर। तो यस जो आपका यस था वो बेसिस में एक्सटेंड होके ये हो गया, वो तो सारे एलिमेंट रहेंगे ही यस वाले, इतना और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए, अभी आपका बेसिस बन गया, ठीक है। यस कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस
बी ऑफ वी, बी ऑफ वी, ये वी की बेसिस हो गई। बट ये बेसिस है, आर्थो नॉर्मल बेसिस नहीं है। समस्या यही है कि ये बेसिस है, आर्थो नॉर्मल बेसिस नहीं है। यहां तक के जितने एलिमेंट हैं ये ट्रबल मेकर पॉइंट नहीं है। इस बेसिस में यहां तक के जितने एलिमेंट हैं ये ट्रबल मेकर, ये अच्छे आदमी हैं, गुड सिटीजन, गुड सिटीजन सब ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्थोनॉर्मल सेट के ही एलिमेंट हैं। इनमें किसी दो का इनर प्रोडक्ट लोगे 0 होगा और सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे 1 होगा, क्योंकि ये यस के ही एलिमेंट हैं और यस आर्थोनॉर्मल सेट है। इसका मतलब x1 का x1 के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो 1, x2 का x2 के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे 1, XR का XR के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे 1, और दो डिस्टिंक्ट का यहां तक का जितना मैं गोला किया हूं, दो डिस्टिंक्ट का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा 0, क्योंकि ये आर्थोनॉर्मल सेट के ही एलिमेंट। जो बदमाश एलिमेंट है ये खुराफाती वाले एलिमेंट है, इसी की वजह से आर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं बन रहा है। ये तो गुड सिटीजन अच्छे लोग हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से दिक्कत हो रही है, सारी बदमाशी इन्हीं की वजह से हो रही है। इन्हीं के लिए जैसे यूनिवर्सिटी में पुलिस लगाई जाती है, ऐसे लोगों के लिए सारा माहौल यही खराब करते हैं, ठीक है, सारा माहौल यही खराब करते हैं। तो इनको फिर डंडा डंडा मार के सुधारा जाएगा, ठीक है, डंडा डंडा मार के सुधारा जाएगा। सुधारेगा कौन? अब पुलिस तो सुधारेगी नहीं, ग्रैम स्मिथ, फिर ग्रैम स्मिथ आएगा अपने काम में, वही सुधारेगा, ठीक है। तो लेट वी आर प्लस 1, ये सब हटाओ जो बैड एलिमेंट है, बैड एलिमेंट को हटाना है। अब नए आपको वी आर प्लस 1 इक्वल टू वी आर प्लस 1 बना कैसे रहे हो? आप इस एलिमेंट को हटा के इसकी जगह वी आर प्लस 1 लाने वाले हो। आप अपना गोल क्लियर रखो, क्या करने वाले हो? इस बैड एलिमेंट को हटा के ये गुड एलिमेंट लाने वाले हो। एक्स आर प्लस 1 को हटा करके वी आर प्लस 1 लाने वाले हो। लाओगे तो इन्हीं के सहारे लाओगे, ठीक है। तो एक्स आर प्लस 1 माइनस इनर प्रोडक्ट एक्स आर प्लस 1, यानी एक्स आर प्लस 1 माइनस एक्स आर प्लस 1 के पीछे जितने वेक्टर हैं सबके साथ इनर प्रोडक्ट एक्स आर प्लस 1 x1 इनर प्रोडक्ट, और वेक्टर बनाने के लिए साथ साथ x1 लिखते रहोगे। एक्स आर प्लस 1 का x1 के साथ इनर प्रोडक्ट x1। इसके बाद क्या आएगा? एक्स आर प्लस 1 का x2 के साथ इनर प्रोडक्ट x2 माइनस डॉट 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 लास्ट वाला क्या आएगा? एक्स आर प्लस 1 का एक्स आर के साथ इनर प्रोडक्ट, इसके पीछे एक्स आर के साथ इनर प्रोडक्ट एक्स आर। और ये काम मैं फिर नहीं कर रहा हूं, ये ग्रैम स्मिथ करता था, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इससे नॉर्म 1 हो जाएगा और फिर इनर प्रोडक्ट 0 जो आएगा वी आर प्लस 1 उसका पीछे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जो वी आर प्लस 1 आएगा उसका नॉर्म 1 हो जाएगा और पीछे के सबके साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप वही कर रहे हो जो ग्रैम स्मिथ ने किया था। और वो इस तरह से करता ही था कि जब जो नया आएगा उसका नॉर्म 1 हो जाएगा और अपने पीछे वालों के सबके साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे देगा, पीछे वालों के सबके साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे देगा। तो क्या यही वी आर प्लस 1 होगा? नहीं, नॉर्म 1 बनाने के लिए फिर मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। ये पूरी चीज जो है आपका उठा के मार्ट से डिवाइड कर दोगे, तब आपका ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो दिस इज वी आर प्लस 1, यानी यही पूरी चीज उठा के आपको यहां लिख देना है, ये वी आर प्लस 1। वी आर प्लस 2 क्या मानोगे? अब तो आइडिया आपको लग गया होगा वी आर प्लस 2 क्या। अब आपका x1 x2 xr और xr प्लस 1 हट के वी आर प्लस 1 आ गया है। अब यहां तक देखना x1 x2 xr प्लस 1 वी आर प्लस 1 आ गया। अब इस बैड एलिमेंट को हटाना है, हर खुराफाती लोगों को हटाना है किसी तरह से, xr प्लस 2, ठीक है। xr प्लस 2 को हटाने के लिए वी आर प्लस 2 का सहारा लोगे। कैसे लिखोगे? xr प्लस 2, इसको उठाओगे और सारा काम पीछे वालों के साथ करोगे। तो xr प्लस 2 का x1 के साथ इनर प्रोडक्ट x1 माइनस xr प्लस 2 का xr प्लस 2 का x2 के साथ इनर प्रोडक्ट x2 और माइनस डॉट 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 एक्स आर प्लस 1 का एक्स आर के साथ इनर प्रोडक्ट एक्स आर, ठीक है, एक्स आर। एक टर्म और आएगा, क्या आएगा? और अरे ये भाई साहब आप लोग समझ रहे हो ना, 2 चल रहा है तो एक्स आर प्लस 2 मेन चीज। हाँ, तो वी आर प्लस 1,
एक्स आर, तुम लोग उसी में परेशान रहते हो, एक्स आर प्लस 2 वी आर प्लस 1 वी आर प्लस 1। तो जितने एक्स आर प्लस, इसकी जगह आपका वी आर प्लस 1 आ चुका था। अब इसको हटा के इसकी जगह वी आर प्लस 2 लाना है। इसका जो इसका पूरा का पूरा पीछे के साथ वही काम करोगे जो वी आर प्लस 1 के लिए किए थे, एक्स आर प्लस 1 के सहारे, ठीक है, सहारे वही काम कर रहे हो। और डिवाइडेड बाई, हमेशा नॉर्म 1 बना रहे तो डिवाइडेड बाई दिस वेक्टर, इस पूरे वेक्टर। अब इतना बड़ा बार बार लिखोगे नहीं, ठीक है। नॉर्म ऑफ ये पूरा जो आपका है, लास्ट में वी आर प्लस 1 आ चुका आपके पास, ऑलरेडी उपलब्ध है वी आर प्लस 1, यू हैव वी आर प्लस 1, वी आर प्लस 1 आपके पास है, ठीक है। आप ये समझो ना, x1 x2 x3 xr, अब वी आर प्लस 1, जो आपका एक्स आर प्लस 1 बैड एलिमेंट था वो आप बाहर कर लिए, वो बाहर। अब आपके पास ये आ गया वी आर प्लस 1। अब एक्स आर प्लस 2 को हटा के वी आर प्लस 2 लाना है। एक्स आर प्लस 2 हटाओगे और वी आर प्लस 2 हटाओगे, इनके सहारे हटाओगे, इनके सहारे, ठीक। यही तो डॉट 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 यही करते जाओगे तो वी एन क्या आएगा, बैड एलिमेंट हटा रहे हो, एक्स आर प्लस 1 हट गया, एक्स आर प्लस 2 हट गया, इससे हटा एक्स आर प्लस 1 हट गया वी आर प्लस 1 से, एक्स आर प्लस 2 हट गया वी आर प्लस 2 से, ठीक है। अब एक्स एन हटेगा किससे, वी एन से, और वी एन कैसे आएगा, वी एन इक्वल टू एक्स एन, एक्स एन को हटा के वी एन लाओगे ना तो एक्स एन, फिर एक्स एन का जो जितने भी इसके पीछे एलिमेंट है वही प्रोसेस रिपीट करोगे जो ऊपर। तो एक्स एन के पीछे कितने एलिमेंट हैं, x1 से एक्स आर तक, और फिर वी आर प्लस 1 से वी एन माइनस 1 तक, वी एन माइनस 1 तक, वही काम करो। एक्सएन माइनस एक्सएन का इनर प्रोडक्ट x1 के साथ, x1 माइनस डॉट 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 माइनस एक्सएन का x1, अब x2 भी आता रहेगा इसमें, एक्स एन का एक्स आर के साथ, एक्स एन का एक्स आर के साथ इनर प्रोडक्ट एक्स आर, पीछे वाले जितने सबके साथ। अब लेकिन एक्स आर प्लस 1 आपका नहीं रहा, वो हट गया है, बैड एलिमेंट, एक्स आर प्लस 1 हट गया है, एक्स आर प्लस 2 हट गया है, एक्स एन माइनस 1 हट गया, उनकी जगह क्या आ गए हैं, वी आर प्लस 1 वी आर प्लस 2 वी एन माइनस 1, पीछे सब आ गए। तो क्या लिखोगे फिर अगला, एक्स एन वी आर प्लस 1 वी आर प्लस 1 माइनस एक्स एन वी आर प्लस 2 वी आर प्लस 2, और माइनस डॉट डॉट माइनस लास्ट वाला क्या आएगा, वी एन माइनस 1, वी एन माइनस 1, एक्स एन का इनर प्रोडक्ट वी एन माइनस 1 वी एन माइनस 1, ये आपका वेल सिटीजन, वेल बिहेव्ड सिटीजन ये है, ठीक। लेकिन अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, फिर क्या करोगे, जो भी आया उसके नाम से डिवाइड कर दोगे। तो बटे इस पूरे के नॉर्म से आप डिवाइड कर दोगे, पूरे के नॉर्म से, ये पूरा आ जाएगा अंदर विद नॉर्म, ठीक है, नॉर्म से डिवाइड। ये गोला मत लिख देना 0, मतलब यही उठा के लिखना है यहाँ पे, यही उठा के लिखना। आप आलसपन मत दिखाना एग्जाम में, बहुत लोग कॉपी करते हैं मुझको, ऐसे तुम भी बना के चलोगे, उठा के ऐसे गोला बना के। समय कम है तो ठीक है, समय आपके पास पर्याप्त है, पूरा लिखिएगा, ठीक है, पूरा लिखिएगा। तो बाय ग्राहम स्मिथ, बाय ग्राहम स्मिथ, देन कनेक्ट करने के लिए देन बाय ग्राहम स्मिथ, देन कामा बाय स्मॉल बी लिखो, बाय ग्राहम स्मिथ। ये जितना काम कर रहे हो ग्राहम स्मिथ का ही आइडिया है, कोई नया आइडिया नहीं। हर बार वो परपेंडिकुलर वेक्टर बना रहा है, हर बार वो परपेंडिकुलर वेक्टर बना रहा है, और साथ साथ नॉर्म से डिवाइड करते चल रहा है, जिससे नॉर्म 1 हो जाए, नॉर्म 1 हो जाए, ठीक। तो बाय ग्राहम स्मिथ प्रोसेस, तो आपका सेट ये बनेगा x1 x2 xr, और जो बैड एलिमेंट थे उनको रिप्लेस कर दिए वेल बिहेव्ड सिटीजन से, वी आर प्लस 1 वी आर प्लस 2 डॉट डॉट वी एन। ये क्या बन जाएगा अब,
ये जो आया ये क्या बन जाएगा? अभी बेसिस लिख दोगे कि अभी क्या लिखोगे, सोच समझ के बताना। इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट सिंस वी का डायमेंशन, वी का डायमेंशन n लेके चल रहे हो, वी का डायमेंशन n है, और अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो Li होगा, ठीक है। अगर आर्थ एंड एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट, कोई n का मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज Li। अब एक रिजल्ट प्रूव नहीं करवाया जाता आपके लेवल पे कि अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पता है और एक सेट मिल गया जो Li सेट है और उसमें उतने ही एलिमेंट हैं जितना डायमेंशन है, तो सीधे क्या बन जाता है? बेसिस बन जाता है। अगर ये तो सिंपल सा रिजल्ट है, अगर डायमेंशन आपको पता है, ठीक है, और एक बी लिए हो जो Li सेट है, Li सेट केवल Li है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायमेंशन के बराबर है, तो अपने आप वो जनरेटिंग भी हो जाएगा, मीन्स बेसिस हो जाएगा। तो अगर डायमेंशन, तो ये आपका जो सेट लिखे हुए ये, ठीक है, ये सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट होने की वजह से Li सेट है, और इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं? जितना v का डायमेंशन है, तो आपका ये क्या बन जाएगा? बेसिस। तो द सेट x1 x2 xn vr+1 vr+2 vn इज बेसिस, और साथ साथ ऐसा बनाए ही हो कि सबका नॉर्म 1 है, ठीक है, और दो डिस्टिंक्ट का इनर प्रोडक्ट 0 है। ऐसा कंस्ट्रक्शन ग्राम-स्मिथ के द्वारा किए हो ना, तो सबका यहाँ तक का तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ये जो यहाँ तक का तो वेल बिहेव्ड सिटीजन थे, दिक्कत यही वाले थे, और इनको भी वेल बिहेव्ड सिटीजन से आप रिप्लेस कर दिए, यानी इन सबका भी नॉर्म 1 है, और किसी दो का डिस्टिंक्ट का इनर प्रोडक्ट लोगे 0। तो ये तो x1 x2 xn vr+1 vr+2 vn बेसिस ही नहीं होगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो, इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑलरेडी हो ही गया था, अब बेसिस हो गया तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस QED। आप x1 x2 xr एक ऑर्थोनॉर्मल सेट लिए थे, उसको एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में एक्सटेंड कर दिए, ये बेसिस है। कैसे बना है आप पूरी मैकेनिज्म याद रखिएगा। x1 x2 x, ये एक्शन जैसा दिख रहा है, xr x1 x2 xr, यही तो आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट था, उसमें ये एलिमेंट डाल करके आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना लिए, और ये vr+1 vr+2 vn बना कैसे है ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। Let V be a finite dimensional inner product space, finite dimensional IPS का मतलब inner product space over a field F, over a field F, let W be a subspace of V, subspace of V, W कोई V का सबस्पेस ले रहे हो, define a set या डिफाइन द सेट या ए सेट, जो भी लिखना, डिफाइन ए सेट, जिसको आप डिनोट करोगे W पे परपेंडिकुलर, W पर बोलते हैं या W ऑर्थोगोनल बोलते हैं, अभी सेट कह रहे हो, ठीक है, डिफाइन ए सेट W ऑर्थोगोनल
अब इस सेट में नाम से ऐसा सिंबल ही, अब कुछ लोग शायद तो खुद बता सकते हैं क्या आएगा। ऐसे एलिमेंट आएंगे वेक्टर स्पेस के, यानी इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे वेक्टर स्पेस के जो W के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल हो, W के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल हो। और W के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल का मैथमेटिकल सेंस क्या है कि W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो, इनर प्रोडक्ट जीरो हो। तो V इनर प्रोडक्ट W इक्वल टू जीरो फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। ये आप एक सेट बनाए W पर या W ऑर्थोगोनल, इसमें ऐसे सारे एलिमेंट ले रहे हो V के जो W के साथ ऑर्थोगोनल हैं, W के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, W के हर एलिमेंट के साथ, पे ध्यान देना, W के हर एलिमेंट के साथ। लेट अल्फा बी ए स्केलर एंड V1 V2 बी एलिमेंट ऑफ W पर। इस सेट का जो एलिमेंट ले रहे हो अल्फा, ये सेट ही नहीं होगा, गुड सेट होगा। मीन्स गुड सेट का मतलब क्या लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में गुड सेट का मतलब सब स्पेस, ये सेट ही नहीं होगा, सब स्पेस होगा। ठीक है, अब मैं वैसा लिख भी रहा हूँ, अल्फा ले लिया स्केलर और V1 V2 यहाँ के दो एलिमेंट ले लिए। अब हम दिखाएंगे अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन V1 प्लस V2 भी इसके अंदर आ जाए, देन इनर प्रोडक्ट अल्फा V1 प्लस V2 का W के साथ, W के साथ इनर प्रोडक्ट, जहां W आप ले रहे हो W का कैपिटल W का एलिमेंट, अल्फा V1 प्लस V2 इनर प्रोडक्ट W। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से यू कैन राइट दिस अल्फा V1 इनर प्रोडक्ट W और प्लस V2 इनर प्रोडक्ट W, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अल्फा बाहर, V1 इसके साथ एक बार आ गया, फिर V2 इसके साथ एक आ गया। और अगर W W का एलिमेंट है, W का एलिमेंट है और V1 किसका एलिमेंट है, W पर का है, इसका मतलब V1 W के एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल होगा। मीन्स V1 इनर प्रोडक्ट W क्या हो जाएगा, जीरो, अल्फा इंटू जीरो। फिर आपका W का एलिमेंट और V2 आप W पर का एलिमेंट, W पर में वही आएंगे जो W के साथ ऑर्थोगोनल और W के एलिमेंट के साथ, V2 इनर प्रोडक्ट W भी आपका जीरो हो गया, दैट मीन्स जीरो। यहाँ लिख दो फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W, और ऑल W बिलोंग्स टू W। इसका मतलब जो ये एलिमेंट है V का, V1 V2 अल्फा 1 V1 V2 यहाँ का है और ये सबसेट है आपका V का, तो आपका ये V का भी एलिमेंट है, V वेक्टर स्पेस है, अल्फा V1 V2 आपका V का एलिमेंट है। अब ये V का एलिमेंट W के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है। ये V का एलिमेंट, ये पूरा जो आप ये लिखे हो, ये पूरा W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है। मीन्स दिस बिलोंग्स अल्फा V1 प्लस V2 बिलोंग्स टू W पर, बाय डिफिनेशन ऑफ W पर। यानी V का अगर कोई भी एलिमेंट W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहा है तो W पर में होगा। तो W पर इज सब स्पेस, W पर इज सब स्पेस ऑफ V। जो आप सेट बनाए थे वो सेट ही नहीं है, सब स्पेस है। ठीक है, इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इज कॉल्ड एज, जो ये सब स्पेस है, इस सब स्पेस को बोला जाता है, इज कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्यों, क्योंकि इसका हर एलिमेंट W के एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। आप डिफिनेशन एक बार पढ़ लो, डिफाइन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब स्पेस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये होगा डिफिनेशन। अगर आ जाए एग्जाम में डिफाइन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब स्पेस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये लिखोगे। ये जो कॉन्सेप्ट है कोई जरूरी नहीं, ये मैं एक चीज जो लिखते फाइनाइट डायमेंशनल,
किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में सही है, ये हटा दो, ठीक है। डिफिनीशन लिख रहा है जनरल, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में सही है। वहां से आप फाइनाइट डायमेंशन, ये कंसेप्ट किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में डिफाइंड है कि अगर V आपका कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, W सब स्पेस है, तो आप W पर बना सकते हो जिसकी जो इस तरह से वर्क करता है, और वो सब स्पेस होगा जिसको बोलोगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो अगर डिफाइन करने के लिए आए तो इतनी चीज लिखनी होगी आपको एग्जाम में। बहुत लोग केवल इतना लिख के चले आते हैं, यहीं तक लिख के चले आते हैं, सब स्पेस स्पेस दिखाते ही नहीं है, ठीक है। यहीं तक कहाँ समय है भाई, बहुत व्यस्त लोग हैं, ठीक है, व्यस्त लोग हैं, समय कहाँ है, ठीक है। और बहुत लोग तो कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, बहुत लोग तो कुछ भी नहीं लिखते, फिर भी यही लिख के चले आते हैं, ठीक है। इतना मतलब वो उनको इतनी अचकत है, इतनी अचकत है, वो ये भी नहीं लिखेंगे कि वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो ये भी नहीं लिखेंगे, वो ये भी नहीं लिखेंगे लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस, आप ये भी नहीं, सिर्फ इतना लिख के चले आएंगे, कहें कहाँ ज्यादा टाइम है, सिर्फ इतना लिख के चलो, और कहेंगे तब तो लिखा था सर, तब तो लिखा था, लेकिन कहाँ गड़बड़ाया है, ठीक है। और फिर आरटीआई करते हैं तो नो चेंज लिख के आ जाता है, नो चेंज लिख के आ जाता है। आप लिखो तो ऐसे जैसे मैं लिखवाता हूँ ना, पूरा पूरा नंबर मिले तो बताना फिर। यहाँ पे आप इस थ्योरम में, अजम्पशन में आप फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस लोगे, क्योंकि W और W ऑर्थोगोनल फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आपस में को रिलेटेड होने वाले हैं। तो लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर ए फील्ड F, और पूरे चैप्टर में F या तो R होगा या तो C होगा। लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ सब स्पेस ऑफ V, देन कंक्लूजन इज कि V जो होगा W डायरेक्ट सम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। दिस इज द ब्यूटीफुल रिजल्ट। कोई फाइनाइट डायमेंशन का इनर प्रोडक्ट स्पेस है और W अगर सब स्पेस है, तो V W और उसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा उसका डायरेक्ट सम होगा, दोनों का डायरेक्ट सम। इसको दिखाने के लिए आप दिखाओगे क्या, एक बार दिखाओगे कि V लीनियर सम हो जाए, V इक्वल टू W सम ऑफ W, V इक्वल टू सम ऑफ W प्लस W पर, और दूसरा W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल इज ट्रिवियल। जब ही ऐसा दिखाओगे तो तुरंत आपका इंप्लाई हो जाएगा V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2। ये दिखाने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि V इक्वल टू W1 प्लस W2, ये दिखाओगे, यानी V दोनों का सम है और प्लस दोनों में कुछ कॉमन है। ये क्या लिख दिया, W1 W2 कहाँ से आ जा रहा है, W1 प्लस W पर, और फिर इंटरसेक्शन में, तब आपका ये हो जाएगा V W डायरेक्ट सम W ऑर्थोगोनल। तो अब चलो दिखाते हैं कैसे दिखाओगे। प्रूफ, लेट V W let W be a subspace, स्टार्ट यहाँ, लेट W be a subspace of V if W इक्वल टू ट्रिवियल स्पेस। अगर आपका W सब स्पेस है, W ट्रिवियल हो सकता है,
देन अगर W ट्रिवियल स्पेस है तो देन W पर्प क्या आएगा, या W ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। बाय डिफिनीशन आपके V के सारे एलिमेंट V इनर प्रोडक्ट W इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W, और W आपका ट्रिवियल है 0। दिस इक्वल टू V बिलोंग्स टू V इनर प्रोडक्ट, और W इसी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब W को 0 होना पड़ेगा, तो V इनर प्रोडक्ट 0 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, आप जानते हो हर वेक्टर का 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आता है, तो पूरा कंप्लीट V आ गया। इन दिस केस तो आपका V होगा, V तो आप लिख सकते हो 0 डायरेक्ट सम V, आप लिख सकते हो इन दिस केस, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, और हर एलिमेंट वन एलिमेंट ऑफ दिस प्लस वन एलिमेंट यहाँ क्योंकि 0 है, और दैट इज नथिंग बट W डायरेक्ट सम W ऑर्थोगोनल। इफ W इक्वल टू V देन W ऑर्थोगोनल इज ट्रिवियल। अगर W पूरा V है तो W ऑर्थोगोनल आपका ट्रिवियल आएगा। अगेन इन दिस केस V आपका V प्लस V डायरेक्ट सम 0, क्योंकि इसमें 0 के अलावा कुछ कॉमन नहीं, इनका इंटरसेक्शन लोगे ट्रिवियल आएगा, और हर एलिमेंट को जहां V लिए तो V प्लस 0 फॉर्म में लिख सकते हो, V प्लस 0 फॉर्म में, ठीक है। दिस इज नथिंग बट W डायरेक्ट सम W पर। assume that W is non-trivial and W is not equal to V. आप ये बताओ, अब थोड़ी देर रुकना बंद लिखना बंद कर दो। आपका जो इनर प्रोडक्ट है वो V पे, यानी V क्रॉस V से F में मैप सेटिस्फाइंग 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन आपको पता है। अगर V इनर प्रोडक्ट है V पे तो मैप है V क्रॉस V से V सेटिस्फाइंग 3 कंडीशन। W आपका V का सब स्पेस है, W आपका V का सब स्पेस है, तो W क्रॉस W भी आपका V क्रॉस V का सब स्पेस होगा। अब इस इनर प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इस डोमेन पे, सब स्पेस है तो सबसेट है ना, इसका रिस्ट्रिक्शन ले रहे हो W क्रॉस W तक, कहाँ, और को डोमेन तो वही रहेगा। जब रिस्ट्रिक्शन ले रहा है तो ये वर्क कैसे करेगा, इनर प्रोडक्ट W रिस्ट्रिक्टेड टू W क्रॉस W, और किसी यहाँ के एलिमेंट पे इमेज, यहाँ का कोई एलिमेंट W1 W2 लिए, इमेज क्या देगा W1 W2 का, क्या इमेज देगा, ये मैप यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज क्या देगा, क्योंकि ये W1 जब ये इसका सब स्पेस है तो ये जो एलिमेंट है आपका यहाँ भी है, W1 W2 यहाँ भी है, इसके द्वारा इमेज निकल के आ जाएगा W1 W2, इसके द्वारा वही मैप करा दोगे, जहां ये यहाँ पे है ये यहाँ पे आ गया, जहां जा रहा है तो ये मैप जो आपका रिस्ट्रिक्शन मैप है W1 W2 को वही मैप करेगा जहां ये कर रहा है, इनर प्रोडक्ट W1 W2। यहां से क्या कंक्लूड करते हो, यहां से क्या, ये सब बातें मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत सालों बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता होता क्या रिस्ट्रिक्शन मैप का मतलब। यहां से कंक्लूड ये कर रहे हो कि इनर प्रोडक्ट का रिस्ट्रिक्शन W क्रॉस W तक इनर प्रोडक्ट के बराबर ही है, ठीक है, उसी के बराबर है, लेकिन कहां पे, ऑन W क्रॉस W, या सीधे लिख देते हैं ऑन W तक दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, W तक के एलिमेंट तक, या W क्रॉस W तक, W क्रॉस W मतलब W से डिफाइन हो जाएगा W क्रॉस W, तो ऑन W तक, या बहुत प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो W क्रॉस W तक दोनों इक्वल हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों मैप इक्वल इमेज दे रहे हैं W क्रॉस, ठीक है। तो इससे कम, अब ये बताओ जब उसी का वही चीज है, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, वही चीज है, यानी जो ये रिस्ट्रिक्शन वाला आया है वही चीज जो V पे है इनर प्रोडक्ट, तो जो प्रॉपर्टी वो रख रहा होगा वो W क्रॉस W पे भी तो रख रहा होगा, प्रॉपर्टी बदल जाएगी,
मैं कह रहा हूँ जो ये वही इस तरफ का जो है ये वही है जो वी पे इनर प्रोडक्ट है। बस आप कहाँ तक देख रहे हो, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू तक। तो जो प्रॉपर्टी ये और वी पे ये इनर प्रोडक्ट था, जो तीन प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा था, क्या अब नहीं सेटिस्फाई करेगा? ये करेगा, ठीक है करेगा। और जब ये करेगा तो इसका मतलब ये करेगा वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इसका मतलब कि किसी इनर प्रोडक्ट का रिस्ट्रिक्शन जो आता है वो भी इनर प्रोडक्ट होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो बताने का मेरा पर्पज ये कि किसी इनर प्रोडक्ट का रिस्ट्रिक्शन भी इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब समझाना था, बाकी लिखो वहां पे जाके। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑन वी, यानी जो वी पे इनर प्रोडक्ट है का रिस्ट्रिक्शन, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑन वी, यानी वी पर जो इनर प्रोडक्ट है उसका रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर? डब्ल्यू के ऊपर। कामा, एक कामा लगाना क्योंकि दो बार आना आ रहा, ऑन डब्ल्यू, यानी बी पर जो आपका इनर प्रोडक्ट है उसका रिस्ट्रिक्शन डब्ल्यू तक देख रहे हो। डब्ल्यू इज आल्सो एन इनर प्रोडक्ट, वो भी इनर प्रोडक्ट होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनर प्रोडक्ट इज रिस्ट्रिक्शन इज एन इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। और सेम नोटेशन, वही नोटेशन लिखोगे, कोई अंतर नहीं है, बस देखोगे डब्ल्यू तक, देखोगे डब्ल्यू तक, ऑन डब्ल्यू। तो वी पे जो इनर प्रोडक्ट है वही इनर प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया डब्ल्यू पे, और वो खुद इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, खुद इनर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब डब्ल्यू, जब ये इनर प्रोडक्ट है तो डब्ल्यू विद दिस इनर प्रोडक्ट, इसको जब डब्ल्यू तक देखो, इज एन इनर प्रोडक्ट। लेट कैसे लिखते हैं? देन डब्ल्यू विद दैट, वही वाला इनर प्रोडक्ट जो वी पे आप डब्ल्यू तक देख रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, बस डब्ल्यू तक देख रहे हो। मतलब अभी क्या देख रहे हो इसको? अभी जब देखोगे तो इसको कहां से कहां देखोगे? डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू से एफ में है वही वी वाला, लेकिन डब्ल्यू तक देख रहे हो। इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर इसका रिस्ट्रिक्शन इनर प्रोडक्ट है तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। और इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आप आर्थोनॉर्मलिटी की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर आप आर्थोगोनल, आर्थोनॉर्मल, नॉर्म की बात कर सकते हो। हमेशा आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस चाहिए, तभी उसके अंदर आप आर्थोनॉर्मल, आर्थोगोनल, ठीक है, नॉर्म वॉर्म की बात कर सकते हो। पहला आप कंफर्म किए कि डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड इनर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इनर प्रोडक्ट। ये आप वी से ही रहा है कि जैन इनर प्रोडक्ट स्पेस अपने आप में एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। अब इसके अंदर लेट, अब इसके अंदर आप आर्थोनॉर्मल बेसिस ले सकते हो। लेट बी डब्ल्यू इक्वल टू V1 V2 VR be an orthonormal basis, be an orthonormal basis। मैं कहा था बहुत लोग बहुत गड़बड़ प्रूफ लिखते हैं, ये लाइन लिखते ही नहीं है प्रूफ, और मान लेते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। पहले तो आपको क्लियर करना होगा कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तभी उसके अंदर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ले सकते हो। लेट बी डब्ल्यू, अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, अब उसके अंदर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ले सकते हो। लेट बी डब्ल्यू इक्वल टू V1 V2 VR बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ डब्ल्यू। तो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस डब्ल्यू है तो वी का क्या होगा? ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है डब्ल्यू का, वी का क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, ठीक है। एलआई, ऑर्थोनॉर्मल तो एलआई होता है। तो अगर ये बेसिस है डब्ल्यू का, लेकिन वी में ये ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, ठीक है। देन बी डब्ल्यू इक्वल टू V1 V2 VR इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोले या सबसेट लिख दो, सबसेट ऑफ वी। वी के अंदर ये ऑर्थोनॉर्मल सबसेट होगा। ऑर्थोनॉर्मल एलआई मत लिखा करो, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल अपने आप एलआई हो जाता है।
अभी प्रीवियस थ्योरम, इसके पहले जो लास्ट थ्योरम किए हो यही तो किए हो कि हर आर्थो नॉर्मल सेट को, वी के हर आर्थो नॉर्मल सबसेट को आप आर्थो नॉर्मल बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हो। तो बाई सिंस एन आर्थो नॉर्मल सेट, अब मैं लिख दूंगा बाई लास्ट थ्योरम, तो आप भी लिख के चले आओगे एग्जाम में लास्ट थ्योरम, वो नहीं लिखा जाता लास्ट थ्योरम, ठीक है, फिर खोजे लास्ट थ्योरम, ठीक है। तो सिंस एन आर्थोनॉर्मल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड फाइनाइट डायमेंशनल, शुरू में लिख दिया हूं, अंडरस्टूड है फाइनाइट डायमेंशनल। आप सोच रहे हो यहां नहीं फाइनाइट डायमेंशन आदमी लिख रहा है, एक बार शुरू में लिख दिया ना तब फाइनाइट डायमेंशन में चल रहा है। सिंस एन आर्थोनॉर्मल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू एन आर्थोनॉर्मल बेसिस, आर्थोनॉर्मल बेसिस BV, एन आर्थोनॉर्मल बेसिस, जिसको आप डिनोट कर दे रहे हो BV से, आर्थोनॉर्मल बेसिस BV, इसी का तो एक्सटेंशन होगा, कुछ एलिमेंट और आ जाएंगे, तो V1 V2 VR प्लस 1 VR प्लस 2 VN ऑफ V, ये V की आर्थोनॉर्मल बेसिस होगी, दिस इज द आर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। कहां से एक्सटेंड किए हो, इससे, ये आर्थोनॉर्मल सेट हो गया था V के अंदर और वो एक्सटेंड हो गया आर्थोनॉर्मल बेसिस में। माय क्लेम इज दैट कि जो बढ़े हुए वेक्टर है वही जनरेट कर देंगे, ठीक है। माय क्लेम इज दैट B डैश इक्वल टू, जो आप एक्सटेंड करने में बढ़ा रहे हो वेक्टर्स, VR प्लस 1 कामा VR प्लस 2 कामा VN be a basis of W पर, यही बेसिस बनने वाला W पर की बेसिस। अच्छा बेसिस तो बाद में बनेगी, पहले बताओ ये सबसेट कैसे होगा, सबसेट ही तो बेसिस बनता है, कैसे कहोगे कि ये W पर का सबसेट है। सब लोग दिखा देते LI जनरेटिंग, लेकिन उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, भाई बेसिस बनने के लिए पहले तो सबसेट होना चाहिए W पर का, तो कैसे आप क्लेम करोगे कि W पर का ये सबसेट है। हाँ क्यों, पता तो सही रहे हो, जैसे मान लो VR प्लस 1 उठाए और W का कोई एलिमेंट लिए, इनर प्रोडक्ट 0 क्यों आ जाएगा, ये तो बात सही है तुम्हारी, तभी तो आएगा VR प्लस 1, लेकिन क्यों आ जाएगा 0, क्योंकि यहां तक का जो है ये बेसिस है W का, ये W की आर्थोनॉर्मल बेसिस है यहां तक का, तो W को इनके फॉर्म में लिख सकते हो VR प्लस 1 अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा n VN, क्योंकि ये आर्थोनॉर्मल बेसिस है W का, बेसिस है तो बेसिस, आर्थोनॉर्मल बेसिस है तो बेसिस है, तो हर W के एलिमेंट को इनके फॉर्म में लिख सकते हो। अब फिर जब इनर प्रोडक्ट खोलोगे तो VR अल्फा 1 बार VR प्लस 1 V1 और प्लस डॉट 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 अल्फा n बार VR प्लस 1, ये VR है आपका, VR अल्फा R VR की बेसिस VR तक है, VR ठीक है, VR। अब VR प्लस 1 V1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, VR प्लस 1 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, क्यों, क्योंकि आप पहले ही कह रहे हो कि आर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट लोगे उनके साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तो आपका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, मीन्स पूरा 0 हो गया, क्योंकि दिस इज आर्थोनॉर्मल बेसिस, तो हर का किसी डिस्टिंक्ट के साथ, सबके साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, आपका भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसी तरह VR प्लस 2 भी, तो VR प्लस 1 भी आपका W पर का एलिमेंट है, सिमिलरली आप VR प्लस 2 भी W पर का एलिमेंट है, VN भी W पर का एलिमेंट है,
क्योंकि W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, मैं यहाँ समझा दिया हूँ। एक VR+1 दिखा दिया तो इसका मतलब आगे का सब वही काम करेगा। और अगर हर एलिमेंट W पर से आ रहा है तो ये सबसेट किसका होगा? सबसेट ऑफ W पर। तो ये बी डैश इक्वल टू VR+1 VR+2 Vn सबसेट ऑफ W पर, बी ए बेसिस ऑफ W पर। ये अब आपको दिखाना बेसिस। तो सिंस एवरी सबसेट ऑफ Li सेट इज Li सेट, Li सेट इज Li। तो जो आपका ये बी डैश है ये BV का क्या है? सबसेट। और BV बेसिस होने की वजह से Li है। BV बेसिस है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो बेसिस है, बेसिस है तो Li है। और BV का ये सबसेट है और आप कह रहे हो Li सेट का हर सबसेट Li होगा, मीन्स बी डैश भी Li होगा। तो बी डैश इज Li। Li दिखाना बड़ा आसान था, बी डैश इज Li। ये फुल स्टॉप है, ये Li वाला डॉट है। अब जनरेटिंग दिखाना है कि बी डैश जनरेट कर दे। नेक्स्ट वी शो दैट कि बी डैश जनरेट्स W पर। आपको दिखाना कि बी डैश W पर को जनरेट कर देना। सब स्पेस जनरेटेड बाय बी डैश इक्वल टू W पर। ट्रिक क्या होता है, यहाँ का जनरल एलिमेंट लोगे, यहाँ का जनरल एलिमेंट लोगे और दिखाने की कोशिश करोगे वो बी डैश के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। तो लेट V बिलोंग्स टू W पर। सिंस W पर इज सबस्पेस ऑफ V, अगर सब स्पेस है तो सबसेट होगा ही होगा। सब स्पेस तो ज्यादा आपके पास है, सब स्पेस से पहले सब स्पेस है तो सबसेट तो होगा ही होगा। इसका मतलब V अगर इसमें है और ये इसका सब स्पेस होने की वजह से सबसेट है तो आपका V बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर। V बिलोंग्स टू V सिंस BV इज ए बेसिस, BV आपके कॉपी में है, बेसिस ऑफ V। BV क्या है? बेसिस है V का। तो V का कोई भी एलिमेंट होगा, BV के एलिमेंट का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और BV के एलिमेंट क्या है आपको क्लियर कट पता है? BV के एलिमेंट क्या है? V1 V2 VR VR+1 डॉट 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 Vn। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक α1 α2 अल्फा R, बीच में जरूर लिख देना, अल्फा R+1 डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू F such that V equal to α1 V1 plus α2 V2 plus dot 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 alpha R VR plus dot 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 alpha n Vn। V W पर मिली है, W पर सबसेट है V का, तो V का एलिमेंट हो गया और V की बेसिस BV है तो V इनका BV के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एनी J, ये काम कई बार हो गया तो बहुत ज्यादा यहां समझाएंगे। फॉर एनी J टेकिंग इनर प्रोडक्ट V का VJ के साथ, दोनों साइड VJ के साथ इनर प्रोडक्ट ले लो। V इनर प्रोडक्ट VJ इस साइड और इस साइड क्या आएगा जब VJ से इनर प्रोडक्ट लोगे? केवल क्या बचे, कई बार तो कर चुके हो, अब तो सीधे बता दो, अल्फा J, केवल अल्फा J आए। VJ इनर प्रोडक्ट V1 0 हो जाएगा क्योंकि आर्थोनॉर्मल है, आर्थोनॉर्मल बेसिस है। तो डिफरेंट के साथ केवल VJ का VJ के साथ 1 आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आपका अल्फा J होगा। तो V इनर प्रोडक्ट VJ अल्फा J कई बार कर चुके हो, कितनी बार तो हो चुका है, ठीक है। फॉर एवरी J इक्वल टू 1 to n, सिंस V1 V2 VR बिलोंग्स टू, कहां के एलिमेंट है V1 V2 VR? नोट्स देख के बताना, सोच समझ के बताना। V1 V2 VR कहां के एलिमेंट है? बेसिस एलिमेंट है ना BW के, और बेसिस एलिमेंट इसके अलावा W के एलिमेंट हैं, इज एलिमेंट ऑफ W, यही तो बेसिस एलिमेंट है W के, ये W में भी तो होंगे, W में भी होंगे। और अगर ये W में है, ठीक है, W में है, तो V का इनके साथ V1 अल्फा V इनर प्रोडक्ट V1 क्या होगा?
अगर V1 V2 VR बेसिस एलिमेंट हैं W के, VW के, मीन्स W के एलिमेंट हैं, मैं अगली लाइन क्या लिख रहा हूँ, V का इन सबके साथ इनर प्रोडक्ट, यानी V का V1 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 होगा, V का V2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 होगा, V का VR के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 होगा। उसी के साथ में मैं ऐसे लिख दिया हूँ, V इनर प्रोडक्ट Vj इक्वल टू 0 फॉर ऑल j इक्वल टू 1 to R। क्यों? क्योंकि जो आप V लियो कहाँ का एलिमेंट, अपने नोट्स में देखो, वो W पर का एलिमेंट है। V जो है W पर का एलिमेंट है, तो W पर की डिफिनीशन से अगर कोई एलिमेंट W पर में है तो W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0। तो आपका जो V है वो W पर का एलिमेंट है, तो W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे देगा, एज V बिलोंग्स टू W पर, क्योंकि V आपका W पर का एलिमेंट है। और ये है क्या, अल्फा जे। दिस इंप्लाइज, ये आपका अल्फा जे ही है, दिस इंप्लाइज अल्फा जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे 1 से लेकर के R तक, फॉर ऑल जे इक्वल टू 1 to R, यानी आपका अल्फा 1 0, अल्फा 2 0, अल्फा R तक का 0। तो आपका V क्या था, अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2, डॉट 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 अल्फा R VR प्लस अल्फा R प्लस 1 VR प्लस 1 और प्लस डॉट 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 अल्फा n VN। अल्फा, यही तो भी था, आपकी कॉपी में ऊपर लिखा है, यही भी था, भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन था। अब आपका क्या हो गया, अल्फा जे 0 हो जा रहा है कहां तक के, R तक के, मीन्स अल्फा 1 0, अल्फा 2 0, अल्फा R 0। तो ये 0 हो गया तो इसकी जगह 0 लिख दिए, इसकी जगह 0 लिख दिए, इसकी जगह 0 लिख दिए, इतना खत्म हो गया। तो बचा क्या आपका V इक्वल टू अल्फा R प्लस 1 VR प्लस 1 प्लस अल्फा R प्लस 2 VR प्लस 2 और प्लस डॉट 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 अल्फा n VN। अब आप VW पर में लिए थे, VW पर में लिए थे, और ये एलिमेंट किसके हैं, B डैश के, B डैश के, ये एलिमेंट किसके हैं, B डैश के। तो W पर का जनरल एलिमेंट B डैश के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड करोगे कि B डैश जनरेट कर रहा है W पर को, दिस इंप्लाइज B डैश जनरेट्स W पर, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, सब स्पेस जनरेटेड बाई B डैश इक्वल टू W पर। Li पहले ही दिखा दिए थे और जनरेटिंग भी हो गया, इसका मतलब B डैश आपका क्या हो गया, बेसिस। तो B डैश इज ए बेसिस ऑफ W पर, देन डायमेंशन ऑफ W पर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस B डैश। B डैश में कितने एलिमेंट होंगे, n माइनस R, और n एलिमेंट किसमें है, V की बेसिस में, दैट इज डायमेंशन ऑफ V। PV में n एलिमेंट है ना, BV में n एलिमेंट थे, ठीक है, और जितने, और वही V की बेसिस था, तो जितने एलिमेंट होंगे वही डायमेंशन होगा। और R डायमेंशन ऑफ W, क्योंकि W की बेसिस में R एलिमेंट है, डायमेंशन ऑफ W। R you can write this dimension of V equal to dimension of W plus dimension of W पर। अब नेक्स्ट, लेट x बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W पर। तो हम दिखाने जा रहे हैं कि W इंटरसेक्शन W पर जो है उसका इंटरसेक्शन ट्रिवियल होगा, उसमें केवल 0 वेक्टर आएगा। तो लेट x बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W पर, देन इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से x आपका W में भी आ जाएगा और x आपका W पर में ही होगा। देन अगर x W पर में है तो W के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे देगा, अगर x आपका W पर में है तो W के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे देगा, तो x इनर प्रोडक्ट x 0, और किसी का अपने ही साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो गया तो इनर प्रोडक्ट की तीसरी प्रॉपर्टी, x को क्या होना पड़ेगा, 0। तो आप जनरल एलिमेंट लिए यहाँ पे और वो 0 हो जा रहा है, कुछ भी x लोगे फाइनली 0 हो जा रहा है। तो सो W इंटरसेक्शन W पर इज ट्रिवियल, केवल 0 आएगा। नाउ
आपके पास ये रिलेशन आ गया था, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर माइनस 0 कर दो, 0 घटा दिए। आर्गुमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो w प्लस w पर डायमेंशन ऑफ w पर माइनस 0, तो दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w पर और माइनस डायमेंशन ऑफ w इंटरसेक्शन w पर। अगर ये ट्रिवियल स्पेस आ गया तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ट्रिवियल स्पेस का डायमेंशन 0, ठीक है, तो इस 0 की जगह ये लिख दिए। और ये आप डायमेंशनल फार्मूला आपका, ये तो डायमेंशनल फार्मूला है, दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ w प्लस w पर इन सम ऑफ w प्लस w ऑर्थोगोनल बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। सिंस w प्लस w पर जो होगा आपका वो v का क्या होगा, अगर w1 सब स्पेस होता था v का और w2 सब स्पेस होता था v का, तो w1 प्लस w2 किसका सब स्पेस होता था, w सब स्पेस है v का, w ऑर्थोगोनल भी v का सब स्पेस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, v का सब स्पेस। और साथ साथ सब स्पेस का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, सब स्पेस का डायमेंशन बराबर वेक्टर स्पेस के डायमेंशन, एंड डायमेंशन ऑफ w प्लस w पर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। यहां से क्या कंक्लूड करोगे, अगर किसी सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बराबर हो गया, इसका मतलब वो सब स्पेस आपका वेक्टर स्पेस ही हो जाएगा, ठीक है। तो w प्लस w पर आपका पूरा का पूरा v हो जाएगा। अब डायरेक्ट सम की दोनों शर्तें हो गई, डायरेक्ट सम के लिए यही तो चाहिए, एक तो ये चाहिए इंटरसेक्शन ट्रिवियल आए, और एक तो v जो है इन दोनों का सम हो, इन दोनों का सम हो, तो दोनों बातें हो गई, दोनों बातों से आपका v w और w पर का डायरेक्ट सम हो गया। तो 10 v इज w डायरेक्ट सम w पर QED। 5 मिनट के लिए थोड़ा आप लोग हमको छुट्टी दे दीजिए, फिर उसका तो